हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को न्यूक्लिक अम्ल डीएनए के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल आनुवांशिक पदार्थ होता है और यह आनुवांशिक लक्षणों की सूचनाओं को संकेतों के रूप में संचित रखता है और इन सभी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाता है। कहने का मतलब ये क्या है? न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल होता है और यह आनुवंशिक लक्षणों को या उनकी सूचनाओं को संकेतों के रूप में संचित रखता है, अपने अंदर इकट्ठा रखता है और सभी सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से उनकी संतानों में पहुंचाता है। तो न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीएनए, नंबर 2 आरएनए। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के हुए, डीएनए और आरएनए। इसमें से डीएनए मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है और आरएनए केंद्रक में कम जबकि कोशिका द्रव्य में अधिक होता है। कुछ वायरसों को छोड़कर बाकी सभी में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। विभिन्न प्रकार के प्रयोगों द्वारा प्रमाणित हुआ है ये कि मुख्य रूप से डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। चलिए अब इन दोनों को एक एक करके समझा देते हैं। तो पहला है डीएनए। पहले इसका पूरा नाम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का पूरा नाम होता है। चलिए अब जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है कोशिकाओं में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र और प्लाज्मिड्स के रूप में मिलता है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र के रूप में अथवा प्लाज्मिड्स के रूप में पाया जाता है। और मैंने पहले ही आप लोगों को बताया है, पढ़ाया है कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं सूक्ष्म जीवों में, अधिकतर सूक्ष्म जीवों में पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी बड़े जीवों में जैसे जंतुओं, मनुष्य है, पादप हैं, इन सब में पाई जाती हैं। तो अब यहाँ बताया गया है कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए बैक्टीरियल गुणसूत्र के रूप में और प्लाज्मिड्स के रूप में मिलता है। 2 रूपों में पाया जा सकता है, या तो बैक्टीरियल गुणसूत्र के रूप में पाया जाएगा या प्लाज्मिड्स के रूप में मिलेगा डीएनए। चूँकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है या आभासी होता है, इसलिए कोशिका द्रव्य में ऐसे ही ये पड़ा रहता है। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक होता नहीं है तो होगा क्या, कहाँ पड़ा रहेगा? तो कोशिका द्रव्य में डीएनए ऐसे ही पड़ा रहता है और जिस क्षेत्र में ये पड़ा होता है उस क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहते हैं। यानी जिस क्षेत्र में डीएनए पड़ा होगा उस पूरे क्षेत्र को न्यूक्लियोइड कहा जाएगा। अब यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक के अंदर तंतुओं में होता है। जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो तंतु होते हैं उसमें डीएनए होता है। बता दें कि कोशिका विभाजन के समय यही तंतु छोटे और मोटे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, तब उन्हें गुणसूत्र कहा जाता है और इन्हीं गुणसूत्रों पर डीएनए पाया जाता है। ये जो तंतु पाए जाते हैं ये जब कोशिका विभाजन होने लगता है, जब सेल डिवीजन होने लगता है तो छोटे और मोटे हो जाते हैं, तो इन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं और इन्हीं पर डीएनए पाया जाता है। इसके अलावा डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पर भी पाया जाता है। यानी केंद्रक के अलावा भी कुल मिलाकर कहा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मुख्य रूप से तो केंद्रक में तंतुओं के रूप में यानी तंतुओं के अंदर या गुणसूत्रों पर पाया जाता है। इसके बाद कोशिका के दूसरे अंगक माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पर भी पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यदि आप लोग अंतर जानना चाहते हैं, इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो अब आप लोगों को पता चल गया कि डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है और डीएनए क्या है। तो आनुवंशिक पदार्थ है, मैंने बताया, और जो माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में ले जाता है। चलिए अब डीएनए की आकृति अथवा शेप ऑफ डीएनए के बारे में जान लेते हैं। तो कोशिकाओं में पाए जाने वाले डीएनए अणु की आकृति 2 तरह की होती है। जो कोशिकाओं में डीएनए पाया जाता है उस अणु की आकृति 2 प्रकार की होती है।
पहला रेखाकार अथवा लाइनर कहा जाता है, रेखाकार को अंग्रेजी में लाइनर कहते हैं, और दूसरा है वृत्ताकार अथवा सर्कुलर। तो दो प्रकार के डीएनए हो गए, दो प्रकार की आकृतियां पाई जाती हैं, रेखाकार और वृत्ताकार या लाइनर और सर्कुलर। अब इन दोनों में से जो रेखाकार डीएनए है या लाइनर डीएनए है, यह सभी यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रक में होता है, यानी जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनके केंद्रक में पाया जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक जीवों के केंद्रकीय डीएनए रेखाकार होते हैं। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज डीएनए भी रेखाकार होता है। जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए होता है वो भी रेखाकार होता है। बैक्टीरियोफेज को हिंदी में जीवाणु भोजी वायरस कहते हैं और यह जीवाणुओं को अपना शिकार बनाता है, इसीलिए इसे जीवाणु भोजी कहा जाता है। बैक्टीरियोफेज अथवा जीवाणु भोजी पर मेरे चैनल में वीडियो अपलोडेड है, आप लोग चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे वायरस जो अन्य प्राणियों, अन्य जंतुओं को भी हानि पहुंचाते हैं, उनमें भी रेखाकार डीएनए पाया जाता है। अब यदि वृत्ताकार डीएनए अथवा सर्कुलर डीएनए की बात की जाए तो यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जो सर्कुलर डीएनए है या वृत्ताकार डीएनए है या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। साथ ही कुछ वायरसों अथवा विषाणुओं में भी पाया जाता है। तो वृत्ताकार डीएनए जो है कुछ वायरसों और अथवा कहें तो विषाणुओं में मिलता है और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और एक बड़ी बात ये कि वृत्ताकार डीएनए अथवा सर्कुलर डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स पर भी पाया जाता है। इस प्रकार से यूकैरियोटिक कोशिकाओं में रेखाकार तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार के डीएनए पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उसमें रेखाकार डीएनए भी और वृत्ताकार डीएनए भी, यानी लाइनर और सर्कुलर दोनों डीएनए यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए अब डीएनए की मात्रा अथवा डीएनए की क्वांटिटी को समझ लेते हैं कि कहाँ पर कितनी मात्रा में पाया जाता है। तो एक जीव जात की सभी कोशिकाओं में डीएनए की मात्रा एक समान होती है। अर्थात ऐसे जीव जो एक ही जाति के होते हैं उन सभी में डीएनए बराबर मात्रा में पाया जाता है। कोशिका विभाजन के ठीक पहले कोशिका में डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। यानी जब सेल डिवीजन होने लगता है या होने वाला होता है तो ठीक उसके पहले जो डीएनए होता है उसकी मात्रा 2 गुनी हो जाती है। यानी जब कोशिका विभाजन या सेल डिवीजन होने वाला है तो जस्ट उसी के पहले वो 2 गुना हो जाएगा। अब युग्मकों में डीएनए की मात्रा पैतृक कोशिकाओं से आधी होती है। और आप लोग कोशिका विभाजन अथवा सेल डिवीजन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में अपलोडेड है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में पाए जाने वाले डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर मापी गई है। जो हमारे शरीर में कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें जो डीएनए होता है उसकी कुल लंबाई कितनी मापी गई है? पूरे डीएनए की 2.2 मीटर मापी गई है। अर्थात मनुष्य के शरीर की हर एक कोशिका में जो डीएनए पाया जाता है उसकी लंबाई 2.2 मीटर। सबको मिलाकर के इस पूरी लंबाई में 46 डीएनए अणु मिलते हैं। अगर पूरी लंबाई को देखा जाए तो 46 डीएनए अणु पाए जाते हैं। इन सभी में यानी 46 डीएनए अणुओं में सबसे लंबे डीएनए अणु की लंबाई क्या होगी? लगभग 85 mm। सबसे लंबा डीएनए अणु लगभग 85 mm का होता है। अथवा इसी लंबाई को हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि 8.5 गुणे 108 एंगस्ट्रॉम होती है, जो सबसे लंबा डीएनए अणु होता है। आप लोगों को बता दें कि डीएनए जैविक बृहद अणु है, अर्थात बायो मैक्रोमोलिक्यूल है। यह डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का लंबा बहुलक है, यानी पॉलीमर होता है। किसका? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक लंबा पॉलीमर है। डीएनए अणु की लंबाई इसको बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड की संख्या पर निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इसकी लंबाई किस पर निर्भर करेगी, इसकी मात्रा किस पर निर्भर करेगी? डीएनए अणु की लंबाई न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या पर निर्भर करती है। और जैसे जीवाणु भोजी है, कोई अन्य बैक्टीरिया है, मनुष्य है, तो इनमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या अलग अलग होती है।
तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डीएनए अणु की मात्रा कहाँ पर कितनी कितनी पाई जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डीएनए अणु की रासायनिक संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में बताएंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।